जो राहुल गांधी ने उनकी टीम ने बहुत मेहनत करने के बाद में ये निकाले डाटा कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन में अगर निष्पक्षता होती तो बहस में कभी नहीं पड़ती। हिस्ट्री के अंदर कभी भी इलेक्शन कमीशन से उनसे इस प्रकार से सवाल जवाब किए क्या? आप एफिडेविट दो, आप अनावश्यक झूठे आरोप लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। इसमें राहुल गांधी अगर कहे कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ एलओपी के रूप में, तो अल्टीमेटली देश की जनता को खुद को मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा। सभी वर्ग, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई जाति धर्म के लोग हो, सब आगे बात करेंगे, सरकार से चुनाव आयोग के सवाल पूछेंगे, तब जाकर के असली बात सामने आएगी कि इलेक्शन कमीशन के पास में क्या आर्ग्यूमेंट है जवाब देने का। देखिए, राहुल गांधी कह चुके हैं ये हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत रहे, वो तब रहेगा तब तमाम नागरिकों का वोट का अधिकार स्थायी रहे। कभी लोग कट जाते हैं नाम, ये लोग जुड़ जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइज वे में करने की बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जो राहुल गांधी ने उनकी टीम ने बहुत मेहनत करने के बाद में ये निकाले डाटा कर्नाटका के 1,02,50 वोटों का, कल जो बताया 6,000 से अधिक वोटों का। इलेक्शन कमीशन में अगर निष्पक्षता होती तो बहस में कभी नहीं पड़ता। मैंने कभी देखा नहीं इतिहास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी नेता से, जब सत्ता में हम पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में हम थे, तो वाजपेयी जी, अडवाणी जी ला के, मुलायम सिंह ला के, कितने लोग जो थे विपक्ष में थे। कभी आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी भी इलेक्शन कमीशन से उनसे इस प्रकार से सवाल जवाब किए क्या? आप एफिडेविट दो, आप अनावश्यक झूठे आरोप लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। और मैंने सुना है उनके बारे में कि जब वो मीडिया से बात करते हैं तो वो एक्टिंग करते हुए करते हैं, जो उनको शोभा नहीं देता है। ये बातें जब बाहर आती पब्लिक में संदेह पैदा होता है कि निष्पक्षता नहीं है इलेक्शन कमीशन में, और सरकार से दबाव में काम कर रहे होंगे, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब आंकड़े दे के काम कोई बात करे नेता, वो एलओपी देश का, तो उसी सम्मान के साथ में उनको वापस जवाब देना चाहिए, तो ये बात बढ़ती नहीं। अब घर घर में बात पहुंच गई, वोट चोरी हो रही, तो पहले से ही ईवीएम में एक वर्ग ऐसा देश का है जिसको संदेह बना हुआ ही है ईवीएम में बेईमानी हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वीवीपैट लगाओ, जो स्लिप आने लगी थी बाद में, कट के पड़ती है डब्बे के अंदर। तो वो क्यों कहा? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कन्विंस था ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी क्या होगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो इश्यू बना हुआ है। अब जब ये बात वोट चोरी के सामने आई है, वोटर लिस्ट के सामने आई है, तो एक बड़ा एक मुद्दा बन गया देश के सामने। मैंने 50 लोगों से पूछा होगा कि आपके गांव तक क्या बात चल रही है। 50 के 50 लोगों ने कहा कि ये मुद्दा बन चुका है वोट चोरी का, और बहुत लोगों में चर्चा बनी हुई है। ये जो कुछ हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी अगर कहे कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ एलओपी के रूप में, तो अल्टीमेटली देश की जनता को खुद को मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा। सभी वर्ग, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई जाति धर्म के लोग हो, सब आगे बात करेंगे, सरकार से चुनाव आयोग के सवाल पूछेंगे, तब जाकर के असली बात सामने आएगी कि इलेक्शन कमीशन के पास में क्या आर्ग्यूमेंट है जवाब देने का। वो नौबत ये लाने दे नहीं रहे हैं। और कल 5-7 नेताओं को उतारे एक साथ में, बीजेपी नेताओं को, और तमाम लोग उस पर आगे घबरा करके कि तो जो युवाओं की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये तो जो मुल्कों में, कई मुल्कों में हो रहा है, नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। राहुल गांधी किसी को भड़काने का काम नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर आप लोग सब मुद्दा उठाते हो चुनाव आयोग के सामने तो मैं आपका साथ दूंगा, यही तो कहा। जेएमजेड वाला जो ट्वीट है वो उसी नजरिए से इसका जेएमजेड को लेकर कल जैन जेड का भी बात वही है। जैन जेड तो जैन जेड एक पक्ष हुआ युवाओं का, हाँ, लोकतंत्र का रक्षक। पर वो तो हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। और नंबर 3, बीजेपी में ईमानदारी होती, वो अगर अपराध बोझ से ग्रसित नहीं होते, गिल्टी कॉन्शियस नहीं होते, तो मेरे ख्याल से वो अपनी पार्टी में बातचीत करते कि वास्तव में कोई ऐसी कोई स्थिति है क्या कि कोई भी उम्मीदवार किसी पार्टी का जो चाहे तो वोट कटिंग करा सकता है, जुड़ा सकता है, और इलेक्शन कमीशन क्या उनका साथ दे रहा है, क्या वहाँ करप्शन चल रहा है, क्या बड़ी गैंग चल रही है, क्या इलेक्शन कमीशन आगे मूंद के बैठा हुआ है। तो बीजेपी को भी सरकार को भी आगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि शिकायत जो आ रही है विपक्ष की क्यों आ रही, बदनामी सरकार की भी हो रही है। ये करने की बजाय पूरी तरह बीजेपी उतर के मैदान के अंदर उनके पक्ष में रखने का, मिशन के पक्ष में उतर गई। इसका माने है वो आप अपने उनके दबाव में वो काम कर रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई। सर कल दिल्ली जो विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम आए, 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी जो कि बीजेपी समर्थक विचारधारा की मानी जाती है उनके कैंडिडेट जीते, केवल एक उपाध्यक्ष पद पर ही एनएसयूआई का जीत पाया। किस तरह देखते, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता वहां पर प्रचार के लिए गए थे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। देखिए, उपाध्यक्ष बना है, इसका मतलब पूरा मैंडेट बीजेपी को मिला नहीं, एबीवीपी को मिला नहीं पूरा मैंडेट। बाकी जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, वो तमाम वहां पे इक्वेशन अलग तरह की बनी हुई है। अब देखा होगा वोट परसेंटेज भी असेंबली पार्लियामेंट में 60%, 70% तो जाती है। वो मैंने देखा वो 38% या 39% पोलिंग हुई है। ये भी अपना क्वेश्चन मार्क है कि छात्रों में जो उत्साह होना चाहिए, एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो या और कोई सीपीएम के संगठन हो, कि आज देश में डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि चुनाव हो छात्र संघों का। दुर्भाग्य से आता सरकार करवा नहीं रही है, इनको भी करवाना चाहिए, दिल्ली से सीख लेनी चाहिए। उससे एक गुरमी होती है छात्रों के भी राजनीति की तरफ, देश में दुनिया में क्या हालात है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। पॉलिटिशियन बनते हैं कई नेता, बड़े बड़े अरुण जेटली सहित कांग्रेस के नेता अधिकांश लोग जो है वो छात्र राजनीति से भी आए थे, हम भी उसमें से एक हैं। तो ये होना चाहिए था, उसके बजाय आपने जो खड़े किए उम्मीदवार, तो दिल्ली में बहुत लॉबिंग बहुत होती है, दिल्ली के तरीके शायद चुनाव में लिंडो कमेटी जो कहा था वो पूरी तरह फॉलो होता नहीं है। मेरा आज मानना है कि वो फॉलो होना चाहिए। पूरे देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, एक साथ हो या अलग अलग हो, पर चुनाव होने चाहिए छात्र संघों के, ये मेरा मानना है। तो ये कोई वहां पे जीते, बीजेपी 3 सीटें जीती है, पर बाकी सीटों में कई जगह जीते भी है, एनएसयू के लोग जीते हैं, उपाध्यक्ष जीते हैं एपेक्स के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है, और ज्यादा एनएसयू के अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम इसको और ज्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे, एनएसयू को मजबूती से, अगली बार जीतेंगे। 25 तारीख को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री जी आ रहे, कई सौगातें मिलने की उम्मीद है। देखिए, अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत डिले हो गया है। ये प्रोजेक्ट 2002 के अंदर या 1 के अंदर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जब हम मुख्यमंत्री थे, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब इसकी शुरुआत हुई थी। हमने चॉइस दी थी बांसवाड़ा के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। तो ये उस वक्त से चल रहा है, पर ये क्योंकि परमाणु आधारित बिजली घर है, हो सकता टाइम लग रहा हो, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों से बातचीत होती है, सहयोग लिया जाता है। पहले भी कनाडा थे मेरे ख्याल से, रशिया थे, सबसे सहयोग लेके रावत भाटा में जो बने हुए हैं प्रोजेक्ट, वो उनके सहयोग से बने हुए हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, कोई हो सकता कारण रहे हों, पर ये 20-22 साल के बाद में अब जाके इम्प्लीमेंट हो रहा है। मुझे खुशी है कि ये बड़े प्रोजेक्ट जो है एटॉमिक एनर्जी के, ये आएंगे तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा हमारी समस्या के समाधान होंगे रास्ता में। पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए
जो बिजली अगर बनते हैं एनटीपीसी के या ये अणु अणु आधारित, तो अधिकांश बिजली जाती है बाहर, जाती है दूसरे राज्य में जाती है, सेंट्रल पूल में जाती है। एक हिस्सा मिलता है प्रदेश को जहाँ लगते हैं, और फिर भी हमें कुछ एडिशन होगा तो फायदा ही है। सर, आपने एक ट्वीट करा था राजस्थान विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस से ज्योतिबा फुले का पाठ पेपर हटाने को लेकर, किस तरह देखते हैं आप? ये समझ नहीं पा रहे, उसका बहुत बड़ा रिएक्शन है। तमाम जो प्रोग्रेसिव लोग हैं देश के, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो गहराई से सोचते हैं देश की दिशा में जाना चाहिए, और आज से 100-200 साल पहले किस प्रकार का माहौल था कि महिलाओं को पढ़ाने पाप समझते थे समाज, उस वक्त में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को। स्कूलें खोली, उनके ऊपर दुर्व्यवहार हुए, टीचर उछाले गए, तब भी वो डटी रही महिला। और ज्योतिबा फुले ने ये डंडा उठाया पिछड़ों के लिए भी, सभी जातियों के लिए शिक्षा में प्रायोरिटी होनी चाहिए। शिक्षा की शुरुआत उस वक्त में हुई थी, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, और वो ऐसा महात्मा बन चुका है। अम्बेडकर भी उनको अपना गुरु मानते थे, और गांधी जी भी सम्मान के साथ में बात करते थे उनके बारे में। वो इतना बड़ा महात्मा बन चुका। आज राहुल गांधी ने कितनी बार कोट किया है ज्योतिबा फुले को, और पार्टी भी उनको कोट करती है अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। पूरे देश के अंदर उनका मान सम्मान हर राज्य में, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, कहीं हो, राजस्थान हो, ये लगातार उनका सम्मान बना हुआ है। अब ये किस सोच के साथ में, किसको खुश करने के लिए किसने ये बेवकूफ़ी की होगी, वो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये तो हायर एजुकेशन वाले बता सकते हैं कि भाई ये नौबती क्यों है कि आप एक पाठ्यक्रम में बना हुआ है, उनको हटाओ। ये समझ के पढ़, मैंने मीडिया में पढ़ा है इसको।